ईरान इजरायल की लड़ाई कहां जाकर रुकेगी? खामनेई के नए उत्तराधिकारी के ऐलान के बाद उन पे हमला किया जाना, मुज्तबा खामेनेई पे, और फिर ट्रंप का क्यूबा का नाम लेना कि वहां जाकर हम कोशिश करेंगे सत्ता तख्ता पलट करने की, और फिर अब उत्तर कोरिया का नंबर आना। एक तरीके से ये लग रहा है कि ट्रंप पूरी दुनिया में अशांति फैलाने के जनक बनना चाहते हैं। ट्रंप को नोबेल पुरस्कार जब शांति का नहीं मिला तो कई लोगों ने कहा कि इस बार वो अशांति का नोबेल पैदा करना चाहते हैं। ये बात मजाक में कही गई, लेकिन ऐसा लगता है कि ट्रंप को युद्ध से कुछ ज्यादा ही प्यार है। वो इस बार अपनी सेना दक्षिण कोरिया में भेज रहे हैं, और ये बात सुनकर मानवाधिकार आयोग के लोग भी शायद दंग रह जाएं कि इजरायल और ईरान की लड़ाई में ऐसे ऐसे हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है जो हड्डियां गला देंगी। मेरे साथ राहुल मौजूद हैं, वो बताएंगे एक एक करके कि आखिर ये जो पूरी दुनिया में स्थिति चल रही है। जयशंकर इधर संसद में स्पीच देते हैं और बताते हैं हालात जब कि भारत का इस पर क्या स्टैंड है, तो वहां लोग हंगामा करने लगते हैं। ये पूरी कहानी क्या है, राहुल बताएंगे। अभिषेक, देखिए इस समय जो है जो स्थिति है मिडिल ईस्ट की, वो एकदम वर्ल्ड वॉर जैसी ही बन चुकी है। ये बात मैं अपने शब्दों में नहीं कह रहा, बल्कि कई सारे लोग कह चुके हैं। और हाल फिलहाल आज ही में एक पाकिस्तानी एक्सपर्ट हैं, उनका भी यही बयान आया है कि जब 3-4 देश एक युद्ध में शामिल हो जाते हैं तो वो वर्ल्ड वॉर माना जाता है। और इस समय कितने देश शामिल हैं आप उंगलियों पे गिन लेंगे, उंगलियां कम पड़ जाएंगी, क्योंकि तकरीबन 15 से 16 देश इस जंग में शामिल हो चुके हैं। हालांकि ये बात अलग है कि ईरान इस समय अकेला है मोर्चे पे, उसे पीछे से बैक सपोर्ट मिल रही है। कोरिया उसका साथ देने की बात कर रहा है, चीन उसका साथ देने की बात कर रहा है, रूस उसका साथ देने की बात कर रहा है। तो इस तरीके से उसे बैक सपोर्ट तो मिल रही है, लेकिन मोर्चे पे अकेला है। अब ट्रंप जो हैं, ट्रंप को एक चीज़ दिख रही है, जब रूस ने जो है माफ़ कीजिए, रूस जो है अमेरिका के खिलाफ ईरान के साथ खुलकर नहीं आया, यानी कि मोर्चे पे नहीं आया, तो ट्रंप के हौसले कहीं ना कहीं उस चीज़ से बड़े होंगे। ट्रंप को दिखाई दिया होगा कि अमेरिका से बाकी देश डरते हैं, तो उन्होंने पहले क्यूबा का नाम लिया, लेकिन फिर उन्होंने उत्तर कोरिया के डराने के लिए ये दक्षिण कोरिया वाली जो चाल चली है। असल में वहाँ पर जो सेना भेजी गई है वो दिखावा है कि हम वहाँ पर युद्धाभ्यास करेंगे, लेकिन पहले से ऐसे युद्धाभ्यास होते रहे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस समय जब अमेरिका ईरान के साथ युद्ध लड़ रहा है, उस समय युद्धाभ्यास के लिए अपनी सेना दक्षिण कोरिया भेजने का मतलब साफ है कि उत्तर कोरिया को चेतावनी देनी है कि किम जोंग उन जो है वो अमेरिका के साथ उलझे ना, ईरान के साथ खुलकर ना है। क्योंकि किम जोंग उन बीच में 1-2 बयान दे चुके हैं। उन्होंने बोला था कि मेरी एक मिसाइल ही काफ़ी है, उसके अलावा वो ईरान का वैसे भी कई बार समर्थन करते दिखे हैं। तो वो किम जोंग उनको धमकाने के लिए, डराने के लिए उन्होंने अपनी सेना को वहाँ पर युद्धाभ्यास के लिए भेजा है। और हम अगर उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया की बात करें तो उनके बीच में हमेशा से तनातनी रहती है। उत्तर कोरिया जो है वो दक्षिण कोरिया को हमेशा आंख दिखाता रहा है, और दक्षिण कोरिया जो है वो अमेरिका की पीठ पर बैठकर उत्तर कोरिया को घुड़की देता रहा है। 1950 से लेकर 53 तक इन दोनों देशों के बीच में लड़ाई चली थी, जिसमें अमेरिका ने ही युद्ध विराम करवाया था। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है अभिषेक कि वहाँ पर युद्ध विराम हुआ था, लेकिन शांति समझौता कोई नहीं हुआ था। और यही वजह है कि उन दोनों देशों के बीच में तनातनी चलती रहती है। वहाँ पर अमेरिका ने 1953 में दक्षिण कोरिया के साथ में एक समझौता किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के ऊपर हमला करता है या कोई दक्षिण कोरिया पे हमला करता है तो अमेरिकी सेना उनके साथ में वहाँ पर जंग लड़ेगी। तो जब उत्तर कोरिया अमेरिका को ईरान की तरफ से आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है इस समय, दक्षिण कोरिया में अपनी सेना भेजना इस बात का संकेत है कि वो उत्तर कोरिया को डराना चाहते हैं। और दूसरी बात आपने बोला बम जो गिराए जा रहे हैं हड्डियों को गलाने वाले, तो वाइट फास्फोरस इतना खतरनाक होता है, आप इस बात से समझिए कि जब वो अगर आपके बॉडी पे गिरता है तो आपकी पहले त्वचा को जलाएगा, आपके हृदय को बंद करेगा, आपके फेफड़ों को, आपको किडनी को खराब करेगा, आपके खून को सुखा देगा, उसके बाद में आपकी हड्डियों को भी गला देगा। वो कम से कम 800 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर क्रिएट करता है, उसके बाद में इंसान को वहाँ पर राख करके रख देता है। और यही वजह है कि इसको जो है युद्ध अपराध की श्रेणी में रखा गया है। कई सारी रिपोर्ट्स हैं, ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट है जो आज मतलब 9 मार्च को ही ये रिपोर्ट आई है, जिसमें ये दावा किया गया है कि इजराइल ने दक्षिणी लेबनान, खास तौर पे वहाँ का जो यहमोर कस्बा है, यहमोर कस्बा में इसका यूज़ किया है वहाँ के आम लोगों के ऊपर हिजबुल्लाह को निशाना बनाने के लिए। तो आप ये चीज़ समझिए कि जब वहाँ पर आम लोगों पे हिजबुल्लाह को निशाना बनाने के लिए इसका यूज किया गया है तो वहाँ की स्थिति क्या रही होगी। और ऐसा नहीं है कि पहली बार है, इससे पहले भी गाजा में इजराइल के ऊपर आरोप लगे थे इस तरीके के बम का यूज करने का, हालांकि वो बम अलग था।
उसका नाम थर्मल और थर्मोबैरिक था। ये फरवरी 2026 में इजराइल के ऊपर आरोप लगे थे, उन्होंने गाजा में इसका यूज किया है। तो इजराइल के ऊपर इस तरीके के आरोप लगना कोई बड़ी बात नहीं है, और जब ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट में ये चीज़ आ रही है तो ये बात वाकई में बेहद गंभीर है। वाकई राहुल, कई बार कहा जाता है कि जंग जब आप हथियारों से लड़ते हैं तो आपके पास भी सामने वाले की तुलना में वैसे ही हथियार होने चाहिए। अब जो ईरान अमेरिका और इजराइल से लड़ रहा है, आप जब इजराइल का जिक्र करते हैं कि वो फास्फोरस बम 800 डिग्री सेल्सियस वाला, हड्डियां गला देने वाला बम इस्तेमाल कर रहा है, वो भी लेबनान में, तो आप ये समझिए कि ईरान जो इतने दिन से इस जंग में टिका हुआ है वो क्या कर रहा है। उसकी मिसाइलों की कहानियां तो हर तरफ है कि वो कैसे कम लागत में मिसाइलें बना रहा है, और उसने अमेरिका के सबसे बड़े थर्ड सिस्टम को ख़त्म कर दिया, वो जबकि हज़ारों करोड़ों डॉलर का है। तो फिर ईरान और क्या क्या कर रहा है। ईरान की एक रिपोर्ट आई राहुल कि वो क्लस्टर बम का इस्तेमाल कर रहा है। अब क्लस्टर बम ठीक वैसा ही है कि वो एक बम छोड़ा जाता है, लेकिन वो धरती पे आते आते कई बम में बढ़ जाता है, और उसके बाद जो स्थिति होती है वो जरा मुझे लगता है दर्शकों को बतानी चाहिए, और ख़ास तौर पे मानवाधिकार की बात करने वाले लोग ये बात ज़रूर जाने कि ये युद्ध कितना विनाशक हो रहा है। जी बिल्कुल अभिषेक, देखिए इजराइल के येहूद, होलोन और उसके अलावा 2-3 जगह और हैं जो कि मध्य इजराइल में पड़ते हैं, यानी कि मिडिल इजराइल में जो जगह पड़ती हैं जहां से रिपोर्ट सामने आई है कि यहां पर ईरान ने जो है क्लस्टर बम का यूज किया। अब मैं पहले आपको थोड़ा क्लस्टर बम के बारे में बताऊं। ये क्लस्टर बम जो होता है इसका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे भी यूज किया गया था। ये क्या होता है कि आसमान में जाएगा, इसको आप चाहें तो जमीन से फेंक सकते हैं, मतलब जमीन से रॉकेट के साथ में लॉन्च कर सकते हैं, या फिर विमान से जमीन पे गिरा सकते हैं। ये कभी कभी जब विमान से जमीन पे गिराए जाते हैं तो कभी फटते हैं, कभी कभी नहीं भी फटते, तो वो जमीन में दफन हो जाते हैं, और एक लंबे अरसे के बाद, कभी थोड़े बहुत समय के बाद में ये फटते हैं। और जब ये फटते हैं तो तबाही मचाते हैं, क्योंकि इनका जो यूज होता था वो रनवे को खत्म करने के लिए, जैसे किसी देश को दूसरे देश पे अटैक करना है तो वहाँ की एयरफोर्स जो है वो अटैक ना करे, तो उनका रनवे हमें खत्म करना है तो क्लस्टर बम का यूज करेंगे, ताकि एक दो बम में पूरा रनवे खराब हो जाए। उसके अलावा सैन्य टुकड़ियों को बर्बाद करने के लिए, सैन्य अभियानों को नष्ट करने के लिए इनका यूज होता था। अब ईरान के ऊपर जो आरोप लगे हैं इनके भी कई सारी रिपोर्ट्स में सामने आया है कि ईरान जो है इन्हीं बम का यूज कर रहा है। और जो आपने थर्ड सिस्टम की बात की, तो वहां के लिए भी यही कहा जा रहा है कि वहां पर भी क्लस्टर बम का यूज जो है बैलिस्टिक मिसाइल के द्वारा ईरान ने किया, जिसकी वजह से जो थर्ड होता है वो रॉकेटों को पकड़ के उनको ब्लास्ट करता है। ठीक है, जब एक साथ एक बम में से कई सारे छोटे छोटे बम निकलेंगे तो वो कहीं ना कहीं चूकेगा, और उसी की वजह से अमेरिका को ये $1 बिलियन की चपत लगी। जैसे थर्ड की कीमत है वो 1 बिलियन के करीब बताई जाती है, उससे थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकती है, लेकिन 1 बिलियन जो है इसका अमाउंट बताया जाता है। तो इतनी तगड़ी चोट जो है ईरान ये क्लस्टर बम की बदौलत दे रहा है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इससे महाविनाश देखा गया, क्योंकि जहाँ कहीं पर भी ये गिरते थे वहाँ पर ना ये बच्चों को देखते हैं, ना बुजुर्गों को देखते हैं, ना ये सैनिकों को। जो बम गिर रहा है वहाँ पे तो जो भी है वो मारा जाएगा, और कितनी बुरी तरह से मारा जाएगा ये तो लोग देखते ही हैं कि जब ब्लास्ट होता है तो उसमें लोगों की क्या हालत होती है। तो उसके बाद में 100 से ज़्यादा देशों ने इसको प्रतिबंधित किया, जिसके लिए एक CCM ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, जहाँ पे साइन करके करीब 100 से ज़्यादा देश इसमें शामिल हुए। ईरान का क्या कहना है? ईरान कहता है कि हमने CCM पर साइन ही नहीं किए तो हमारे लिए प्रतिबंध है ही नहीं, हम इसका यूज कर सकते हैं। इससे पहले 2005 में भी ईरान के ऊपर इसी तरह के क्लस्टर बम यूज करने का आरोप लगा था, और अब फिर एक बार आरोप लग रहा है, और ये मुख्य निशाना जो है वो मध्य इजराइल को ही बनाया जा रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले समय में जब हम देखें कि ईरान घिरता जा रहा है तो अपने पड़ोसी देशों पर भी वो क्लस्टर बम का यूज कर सकता है, खासतौर पर जहाँ पर अमेरिकी बेस बने हुए हैं उन बेस के ऊपर क्लस्टर बम का यूज ईरान कर सकता है, क्योंकि ईरान इस युद्ध में जो है वो पूरी तरह से अकेला पड़ चुका है अगर मोर्चे की बात करें तो, क्योंकि बाकी आपको मैंने बताया कि बैक सपोर्ट उसे मिल रही है। और ईरान की तरफ से एक बयान दिया गया है, उसमें कहा है कि हम 6 महीने तक जंग लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, यानी कि एक लंबी जंग के लिए अगर ये तैयार हैं। इन्होंने कहा है कि हमारे पास में बहुत सारी मिसाइल हैं, बहुत सारे बम हैं, तो इजराइल के ऊपर, अमेरिका के ऊपर, इनके सहयोगियों के ऊपर ईरान क्लस्टर बम का ही यूज करेगा, ताकि वो कम बम में और ज़्यादा नुकसान उन देशों को दे सके। और उससे सबसे खास बात यह है कि इसको बनाने में खर्चा भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है, ये बहुत मिनिमम प्राइस में जो है क्लस्टर बम तैयार हो जाता है। यानी कि एक तरीके से कहा जाए तो एक देसी कट्टा है जो सस्ते में बन जाएगा और घातक प्रहार करेगा। तो ईरान वही सस्ती टेक्निक पे काम कर रहा है, वही पुरानी टेक्नोलॉजी पे चलते हुए, और सस्ते में अमेरिका और इजराइल का बड़ा नुकसान करने पे तुला हुआ है।
यानी एक बात तो साफ लग रही है कि ईरान ने ये बता दिया कि अमेरिकी प्रतिबंध कितना भी लग जाए, वो अपने यहाँ हथियार बना रहा था, अपनी सुरक्षा की तैयारी लंबे वक्त से कर रहा था, वो पूरी प्लानिंग कर रहा था कि अगर जो वो यूरेनियम संवर्धित कर रहा था, जो वो परमाणु बम बनाने की दिशा में काम कर रहा था, उसे ये लगने लगा था कि उसके वैज्ञानिक जब उठाए जा सकते हैं तो किसी दिन उसके यहाँ इस तरीके का अटैक भी हो सकता है, और इसके लिए वहाँ की सेना पूरी तरह से तैयार हो रही थी। और अब जब जंग की तस्वीरें आ रही है, जंग की कहानियां सामने आ रही हैं, भयावह मंजर पता चल रहे हैं, तो ये लग रहा है कि कहाँ सोया है संयुक्त राष्ट्र, मानवाधिकार का संगठन, कहाँ सोए हैं वो लोग जो शांति की अपील तो करते हैं, लेकिन जब जंग होती है और सामने अमेरिका खड़ा होता है, सामने इजराइल खड़ा होता है, तो इस बात की पैरवी नहीं कर पाते कि जंग तुरंत रोकी जाए।